3 घंटे का है इंतजार। काउंटडाउन हो चुका है शुरू। राफेल आ रहा है, फाइटर आ रहा है, सिंघम आ रहा है, अटैकर आ रहा है, चीन और पाकिस्तान का महाकाल आ रहा है। और क्यों ये कहा जाता है कि राफेल है चीन और पाकिस्तान का काल, आगे आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि किन किन मिसाइलों से लैस है राफेल। हम आपको यह भी बताएंगे कि इंफ्रारेड सोच का मतलब क्या है, राफेल के रडार कितने ज्यादा मजबूत हैं जो इंडियन एयरफोर्स को और भी ज्यादा ताकत देने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स जिनका 1962 में इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया गया ऐसा कहा जाता है, लेकिन 65, 71, 1999 की लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स ने यह बता दिया था कि जब आसमान में इंडियन एयरफोर्स के जेट फाइटर्स तैनात होते हैं, गूंजते हैं और अपनी गगन गर्जना करते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के पांव कितने मजबूत होते हैं और दुश्मन के दांत कितने खट्टे होते हैं। और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए राफेल आ रहा है। इंतजार करें आप, क्योंकि आपको भी कहना है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ये कहेंगे राम राम राफेल, वेलकम राफेल। सरहद पर सिंघम का स्वागत है। राफेल लेकर आ रहा है, भारतीय पायलटों ने लिया है सुरक्षा कवर। अभी की बड़ी खबर है, अल डाफरा एयरबेस पर ईरान की मॉक ड्रिल के बाद यह फैसला किया गया। अल डाफरा एयरबेस के पास गिरे थे ईरान के 3 मिसाइल। राफेल और सभी पायलट सुरक्षित। फ्रांस से आ रहे राफेल अल डाफरा एयरबेस पर अभी भी रुके हुए हैं। अब से ठीक 1 घंटे के बाद उड़ान भरेगा ये स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की 17th स्क्वाड्रन के बारे में बताएंगे। गोल्डन एरोज जिसमें ये शामिल होने जा रहा है जत्था, राफेल विमानों का पहला जत्था यूएई में रुकने के बाद अब दोपहर 1 बजे अंबाला एयरबेस पहुंचेगा। प्लान भी तैयार है, जोधपुर भी लैंड कर सकता है अगर मौसम खराब होता है तो। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरिनेक एयरबेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से परसों फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से राफेल 5 राफेल ने उड़ान भरी थी अल डाफरा एयरबेस के पास। कल शाम को ईरान के 3 मिसाइल गिरे थे और ऐसा कहा जाता है अमेरिका पर दबाव डालने के लिए ईरान ने ये मिसाइल अटैक किया है। और यही एक वजह है, ईरान की यूएई एयरबेस के पास में ये मॉक ड्रिल के तहत ईरान के मिसाइल गिरे थे और उसके बाद राफेल लेकर आ रहा है। भारतीय पायलटों ने लिया है सुरक्षा कवर। अभी की यह बड़ी खबर है, अल डाफरा एयरबेस पर ईरान की मॉक ड्रिल के बाद यह बड़ा फैसला किया गया है। मेरे साथ में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का बड़ा पैनल जुड़ा होगा। मेरे साथ में 1971 लड़ाई के फाइटर जुड़े होंगे। एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर आशीष सिंह भी पैनल में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले राफेल विमानों का पहला जत्था यूएई में रुकने के बाद अब अंबाला के लिए उड़ान भरने को बेताब है। अब से ठीक 55 मिनट के बाद अगर राफेल अपनी पूरी रफ्तार से उड़ान भरे तो ये 1 घंटे में अंबाला पहुंचेगा। लेकिन राफेल सीधे यूएई से अंबाला नहीं पहुंचेगा। ये खास मार्ग से होता हुआ पहले गुजरात के जामनगर पहुंचेगा, फिर जामनगर से अंबाला के लिए उड़ान भरेगा। उधर राफेल के भव्य स्वागत के लिए अंबाला बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंबाला में राफेल की तैनाती बेहद अहम है, क्योंकि अंबाला से चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। अगर दुश्मन ने कोई गुस्ताखी की तो राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूटेगा। आसमान में जिसका होगा दम वही बनेगा सरताज। और अब जंग में छुटाने दुश्मन के पसीने, दिखाने ड्रैगन को डरावने सपने, देखो आ रहा है राफेल। जिसका निशाना है अचूक, हमें है जिस पर विश्वास अटूट, वो लड़ाका देखो आ रहा है राफेल। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद, यूएई के अल डाफरा में रुकने के बाद, हिंद का वीर लड़ाका भारत की सरहद में कदम रखने को बेताब है। यूएई से अंबाला की दूरी 2395 किलोमीटर है, लेकिन राफेल को यह दूरी नापने के लिए 1 घंटा ही काफी है। फ्रांस से भारत आ रहे 5 राफेल विमानों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रुकने के बाद अब अंबाला के लिए उड़ान भरने को बेताब है। अगर राफेल विमान अपनी पूरी स्पीड से उड़े तो 1 घंटे और कुछ ही मिनट में अंबाला पहुंच सकते हैं। राफेल की स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इससे अंदाजा लग सकता है कि राफेल कितना खतरनाक है, यानी दुश्मन की पलक भी नहीं झपकेगी और दुश्मन जलकर राख हो जाएगा।
फ्रांस से यूएई तक राफेल किस रास्ते से, किस सरहद से आया, ये तो आपने जान लिया, लेकिन यूएई से अंबाला एयरबेस कैसे आएगा राफेल, जरा ये भी जान लीजिए। यूएई में आराम करने के बाद राफेल खाड़ी मार्ग से भारत की तरफ बढ़ेगा, जहां खाड़ी में आने के बाद भारतीय वायुसेना को ईंधन देने वाली IL-3 राफेल के साथ होगी। इस दौरान विमान में एक अतिरिक्त पायलट और सह पायलट कर्मचारी होंगे, जो बारीकी से नजर रख रहे होंगे। खाड़ी से होता हुआ राफेल भारत की सीमा में सबसे पहले गुजरात के जामनगर में कदम रखेगा। यहां राफेल वायुसेना बेस पर उतरेगा। जामनगर में रीति रिवाजों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। यूएई से राफेल खाड़ी मार्ग से गुजरात के जामनगर के लिए उड़ान भरेगा। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। अगर राफेल पाकिस्तान से होते हुए गुजरात के जामनगर के लिए उड़ान भरता तो इसमें वक्त कम लगता, लेकिन पाकिस्तान के साथ मौजूदा जो संबंध हैं, जो हालात हैं, उसको देखते हुए राफेल की सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी गई, ताकि सुरक्षा पुख्ता हो, और यही मकसद भी है। गुजरात के जामनगर में रुकने के बाद राफेल अपनी सबसे अहम उड़ान अंबाला के लिए भरेगा। जामनगर से अंबाला की दूरी 1400 किलोमीटर है, यानी कि आसमान से भ्रमण करता राफेल भारत के हर एक उस शहर से गुजरेगा जो उसके हवाई मार्ग में आएंगे। लेकिन राफेल की रफ्तार इतनी तेज होगी कि लोगों को राफेल के गुजरने भर का सिर्फ एहसास भर होगा। अंबाला में राफेल की कमान स्क्वाड्रन 17 संभालेगी। अंबाला पहुंचने के बाद राफेल को वायुसेना के गोल्डन एयर स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। 1 महीने पहले ही भारतीय वायुसेना का एक पायलट फ्रांस आ गया था। फ्रांस में सभी तकनीकी और उड़ान सबक सीखने के बाद ही ये पायलट फ्रांस से राफेल को खाड़ी के माध्यम से जामनगर और फिर अंबाला लेकर आएगा। आपको बता दें कि करीब 2 दशक तक अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में ही तैनात रही एयरफोर्स की नंबर 3 कोबरा स्क्वाड्रन ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभाली। स्क्वाड्रन MiG-29 बाइसन श्रेणी के उन विमानों को इस समय उड़ा रही है, जिनको आगामी 1-2 वर्षों में एयरफोर्स के बेड़े से बाहर कर दिया जाएगा। इस स्क्वाड्रन ने एयर डिफेंस एवं टोही मिशनों को बखूबी अंजाम दिया। करगिल युद्ध एवं ऑपरेशन पराक्रम के दौरान स्क्वाड्रन ने बेहतर एवं उच्च किस्म की सैन्य कुशलता का भी प्रदर्शन किया। मार्च 1997 में आने से पहले स्क्वाड्रन पठानकोट एयरबेस पर 24 वर्षों से तैनात थी। उस समय MiG-20 श्रेणी के विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद वर्ष 2002 में अंबाला एयरबेस पर ही इस स्क्वाड्रन को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा अपग्रेड MiG-21 बाइसन श्रेणी के विमान प्रदान किए गए, जो कि अब तक उड़ान भर रहे हैं। राफेल के स्वागत के लिए तैयार है अंबाला एयरबेस। अंबाला एयरबेस को राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। राफेल के स्वागत के लिए वायुसेना अड्डे को रंग बिरंगे झंडों से सजाया जा रहा है। राफेल के एयरबेस पर लैंड करने के बाद उन पर पानी की बौछारें की जाएंगी और वायुसेना की धुन भी बजाई जाएगी। मतलब राफेल के स्वागत की भव्य तैयारी है। वहीं राफेल के आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त भी कड़े कर दिए गए हैं। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को तो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या अन्य किसी तरह की उड़ान पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। प्रशासन ने आसपास के इलाके में पक्षियों को दाना डालने और कूड़ा डंप करने पर भी रोक लगा दी है। अंबाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया?
अंबाला एयरबेस पर राफेल को तैनात करने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर भारत के जंगी बेड़े की सबसे घातक और सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन भी तैनात है। साथ ही चीन और पाकिस्तान की सरहदें यहां से करीब हैं, इसलिए राफेल की पहली खेप की तैनाती अंबाला में ही की जा रही है, जो कि चीन बॉर्डर से 300 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो चंद मिनटों में ही राफेल को बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर एक्शन करने के लिए पूरी तरह से राफेल तैयार रहेगा। गौरतलब है कि राफेल को मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। वेलकम राफेल कहने के लिए मेरे साथ में एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, उसे इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं। एक बार स्क्रीन पर लेकर के आया जाए जितने भी गेस्ट हैं हमारे साथ में। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं मेरे साथ, फॉर्मर चीफ स्पोक्स पर्सन इंडियन एयरफोर्स। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट। कमोडोर जीजे सिंह, फॉर्मर इंडियन नेवी। मेजर डॉक्टर टीसी राव, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में है। और आशीष सिंह मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़े हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैंने सुना है आज सुबह से आप एक ही गाना सुन रहे हैं, मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान में आगे, हुड़ हुड़ दबंग। बिल्कुल ठीक जैसे ही दबंग है राफेल। और सुना है कि मूंछों पर ताव दे करके यही गाना आज सुबह से सुन रहे हैं आप। हमारी मूंछों से है दुश्मन परेशान, ये भी बोल दीजिए। तो बिल्कुल, तो बात सारी ये है, पर उसकी परेशानी जो है, जो आपने अभी बताई कि अल जाफरा के पास में जो ईरानियों ने मिसाइल फायर की है, वो इस समय थोड़ा सा जो ऐसी खबर है जिससे हमें सबको सचेत करता है कि दुश्मन जो चाइना, पाकिस्तान और ईरान मिलके अगर कोई भी साजिश करते हैं तो ये थोड़ा सा हमें चेतावनी ये है कि उनका माइंड और उनकी चाल कैसे टेढ़ी हो सकती है। कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आज आपकी जबान पे एक नया नाम आ गया, ईरान। क्या ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया है, हालांकि वो नकली टाइप का मिसाइल अटैक है, मॉक ड्रिल है वो, क्या वो भी आपके माथे पर शिकन दे गई क्या? देखिए, शिकन तो नहीं दे रही, पर अब दुश्मन जो उसके दुश्मन है उनके माथों पर शिकन बहुत आ चुकी है। हाँ। अमेरिका में वो अटैक कर चुका है और अमेरिकन एंड फ्रेंच ऑफिसर्स अल जाफरा में मौजूद हैं, तो इसलिए उनको चेतावनी देने के लिए की थी। पर उसका एक पंथ दो काज है, पाकिस्तान भी खुश, चाइना भी खुश, तो सारा का सारा मामला उसने फिट कर दिया है। ये ईरान करता रहेगा, पाकिस्तान बैक डाउन कर जाएगा लड़ाई में। अभी अगर अमेरिका बीच में आ गया, पर चाहे अभी ईरान बैकआउट नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं, वो बहुत लंबी रेस का खिलाड़ी है, तो इसलिए हमें थोड़ा और भी एक चेतावनी हमारे लिए है कि हमें थोड़ा सा और जिसको कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस को शार्पन अप करना पड़ेगा। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राफेल इज गोइंग टू बी द मास्टर स्ट्रोक? ये कैसे होगा गेम चेंजर पाकिस्तान के लिहाज से, ईरान के लिहाज से, चीन के लिहाज से? देखिए, अच्छी बात यह है कि राफेल अपने आप में एक ऐसा पोटेंट वेपन प्लेटफॉर्म है कि अगर भारतीय घातक पायलटों के हाथ में जब ये आता है तो वो मेरे ख्याल विंग कमांडर साहब की जो मूंछें हैं, ये मेरे ख्याल उससे ज़्यादा असर करेगा, बहुत ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन for which China and Pakistan and even Iran will be worried। इन सब देशों को पता है कि भारतीय पायलट अपने आप में एक ऐसी फाइटिंग मशीन है कि जिसके पास अगर उंगलियों के तौर पर राफेल की जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिल जाती हैं, तो इस एयरफोर्स को अब कोई रोक नहीं पाएगा। इसका खौफ अब काम करेगा।
आपका कहना यह है कि हमारे फाइटर पायलट पहले से ही तैयार हैं, लेकिन अब राफेल का खौफ भी काम करेगा। लेकिन आशीष सिंह के पास मेरे ख्याल से मुझे एक बात जानना चाहिए। आशीष जी, अल्डाफ्रा एयरबेस से अभी तक क्या खबर आ रही है? क्योंकि मेरे गूजबम्स आने शुरू हो गए हैं, 10:15 बज चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि 11 बजे टेक ऑफ होने जा रहा है। टेक ऑफ होने के बाद फिर अंबाला आने से पहले गुजरात के जामनगर से होते हुए आएगा। अभी अल्डाफ्रा एयरबेस से क्या कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल, और जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स थे और जो भी पायलट्स थे, साथ ही साथ जो फ्रेंच टैंकर A330 243 MRTT उनके साथ एस्कॉर्ट कर रहा था एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए, वो सारे के सारे सुरक्षित हैं और अभी कुछ ही घंटों में वो वहाँ से टेक ऑफ करने वाले हैं और जल्द ही वो इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर जाएंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो अल दाफरा पर ईरानियन 3 मिसाइल्स आकर गिरी हैं, उन्होंने काफ़ी नज़दीक गिराई हैं अल दाफरा एयरबेस के पास में। बेसिकली वो मॉक ड्रिल कर रहे थे, पर वो काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है कि थोड़ा रियलिस्टिक भी हो गया, क्योंकि वो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉक पर वो मिसाइल फायर कर रहे थे। पर रशीद, मुझे मेरे साथ में अभी एयर मार्शल SBP सिन्हा भी जुड़ गए हैं, हमें बताया जा रहा है, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी चीफ है, उप भारतीय वायुसेना प्रमुख। और ये मैं दर्शकों को, इससे पहले कि उनके साथ उनके पास हम जाएं, मैं दर्शकों को बता दूं कि वो चेयरमैन थे जो पहली निगोशिएशन कमेटी बनी थी इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के बीच में। एयर मार्शल SBP सिन्हा, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बहुत ही क्रूशल ऑफिसर और इंसान जिन्होंने राफेल को इंडिया लाने में बहुत ही अपना योगदान दिया है। एयर मार्शल सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे आपके पहले थॉट्स, आपके पहले शब्द, काफी सालों की मेहनत अब रंग ला रही है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, बस कुछ ही घंटों में राफेल आने वाला है। बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि राफेल का जो गवर्नमेंट था वो शुरुआत सन 2000 में शुरू हुई थी, जब 126 जहाज की भारतीय वायुसेना को जरूरत थी, और तब से लेकर ये 20 साल बाद ये जहाज आ रहा है। इस दौरान हमने Su-30 भी इंडक्ट किए हैं और तेजस, अपना इंडिजिनस NCA भी इंडक्ट किया गया है। जैसा आपने कहा एयर मार्शल सिन्हा की काफी खुशी का दिन है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा दर्शकों को, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अंबाला में बेस होगा, लेकिन इसका मतलब होगा कि वो LOC और LAC दोनों जगह, पाकिस्तान और चीन, 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए कहीं भी डिप्लॉय हो सकेगा। फाइटर जहाज का एक परमानेंट अपना पेरेंट बेस होता है, और जैसी जरूरत होती है वैसे जहाज या तो मिशन पे उधर जाते हैं या उनको रीडिप्लॉय किया जाता है किसी दूसरे एयरफील्ड पे। जी, तो राफेल एक आधुनिक विमान है, और जिस दिन से वो आएगा उस दिन से वो किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा। हमारे पायलट्स ट्रेंड हैं, हमारे पास उनके हथियार आ चुके हैं, तो राफेल माला में रहेगा, लेकिन जैसी जरूरत पड़ेगी भारतीय वायुसेना उसका इस्तेमाल उसी हिसाब से करेगी, और अगर LAC पे जरूरत पड़ेगी तो ये वहां पे काम आएगा, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां काम आएगा। चलिए, तो पाकिस्तान और चीन दोनों की खैर नहीं, LOC या LAC जहां जरूरत पड़ेगी वहां डिप्लॉय किया जाएगा। एयर मार्शल सिन्हा, आपने क्योंकि उस निगोशिएशन कमेटी को हेड किया था जो शुरुआती तौर पर प्राइज और वेपन पैकेज, इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के बारे में काफी जोर दे रही थी, निगोशिएट कर रही थी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट, जैसे कि मेड फॉर इंडियन एयरफोर्स, मेड फॉर इंडिया, ये राफेल फाइटर जेट्स हैं, उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता सके कि इसमें इंडिया के स्पेसिफिकली क्या क्या बनाया गया है। 2-3 चीजें तो बिल्कुल साफ हैं। एक, जो हमें हाई ऑल्टीट्यूड एयरफील्ड्स पे ऑपरेट करना है, तो वहां पे इंजन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, तो हाई ऑल्टीट्यूड में एक इंजन स्टार्टिंग की कैपेबिलिटी चाहिए। फिर जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में विंटर्स में होते हैं तो टेम्परेचर्स बहुत लो होते हैं जी, वो टेम्परेचर्स पे इंजन स्टार्ट चाहिए। फिर हमें एक हेलमेट माउंटेड साइट चाहिए था पायलट के लिए, और इसके अलावा और कई सारी इम्प्रूवमेंट हमें रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चाहिए थी, जो कि खुले डोमेन में नहीं है। तो इंडियन कंडीशन और इंडियन वॉरफेयर सिनेरियो के हिसाब से स्पेसिफिकली पाकिस्तान और चाइना के हिसाब से काफी कुछ इंडिया के स्पेसिफिकली बनाया गया है। एक चीज जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप उस कमेटी को हेड कर रहे थे जिसमें प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, और हम देखे थे कि 1 दशक से ज्यादा हमने इस पे निगोशिएट किया था, लेकिन तब भी डील नहीं हो पाई थी, लेकिन अब 2016 में इस तरह की डील हो पाई थी। अगर आप बता सकें कि 5-6 कंट्रीज के पास में राफेल फाइटर जेट्स हैं,
क्या इंडियन एयरफोर्स के पास जो रफाल फाइटर जेट आ रहा है वो वेपन पैकेज के साथ में वो बाकी कंट्रीज से थोड़ा सा सस्ता हम डील कर पाए? अंडरस्टैंड कि आप प्राइस पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है और वो डील का हिस्सा है इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट का, लेकिन क्या बाकी देशों के मुकाबले ये इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स वेपन पैकेज के साथ हमारे लिए थोड़े से सस्ते हैं? बाकी देशों की क्या डील थी इसकी सारी डिटेल्स हमें नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि जो हमने मल्टी वेंडर आरएफपी इशू की थी जी, उस प्रोक्योरमेंट के तहत जो हमें इस कीमत पे रफाल मिल रहा था, ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में उससे सस्ते दाम पे हमें रफाल मिला है। चलिए, एमएमआर से डील में जो L1 हुआ था उससे काफी तो सस्ते में ही मिला है। एक लास्ट क्वेश्चन एयर मार्शल सिन्हा, रफाल के रोल के बारे में अगर आप बता सके, इंडियन एयरफोर्स में किस तरह का वो रोल निभाएगा, साथ ही साथ रफाल आने के बाद में किस तरह से पाकिस्तान और चीन एयरफोर्स की डायनेमिक्स और स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी? ये जो रफाल एक बहुत ही आधुनिक विमान है जो बहुत प्रबल और विध्वंसक है जी। ये जहाज 4.5 जनरेशन का जहाज है, ये प्योर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, सिर्फ F-22 और F-35 प्योर स्टेल्थ जहाज है, लेकिन इसमें बहुत सारी स्टेल्थ टेक्निक्स यूज की हैं जिससे कि इसका रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है और बाकी जहाजों की तुलना में ये जहाज कम दूरी पर रडार द्वारा पकड़ा जाएगा। दूसरा, इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल है सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल है, इसलिए हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके पास जो जहाज हैं उनके मिसाइलों की क्षमता 70-80 किलोमीटर रेंज तक है, जबकि रफाल की जो मेट्योर मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। तो इसलिए ये जो जहाज हैं प्रतिद्वंदियों के, ये इसके पास आना नहीं चाहेंगे और कतराएंगे और अपने को सेफ रखने के लिए उससे दूर ही रहेंगे जी। इस कारण रफाल की जो प्रेजेंस है वो एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा एयर ऑपरेशंस में, क्योंकि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं अब उनको एयर डिफेंस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उनके जो जहाज हमारे देश की तरफ आएंगे उनमें एयर डिफेंस जहाजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिससे उसकी बाकी ऑपरेशंस करने की क्षमता, नंबर ऑफ सॉर्टीज कम हो जाएंगी, क्योंकि अपने मिशन वो लॉन्च नहीं कर पाएगा क्योंकि एयर डिफेंस पे बहुत ज्यादा जहाज बुक हो जाएंगे उनके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल सिन्हा हमें एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राशिद, आपने सुना उस व्यक्ति से, उस फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स से जिन्होंने पूरी तरह से रफाल के वेपन पैकेज, प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशंस को लेकर निगोशिएट किया था इंडियन एयरफोर्स के साथ में, और उसी का हम रिजल्ट देख रहे हैं जो अभी कुछ ही घंटों में रफाल आने वाला है। राशिद, और मुझे ये भी समझ में आ रहा था आशीष कि जैसा एयर मार्शल कह रहे थे, एयर मार्शल सिन्हा ने जिस तरीके की बातें कही हैं उससे समझ में आया है कि एक जिस तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है ना पाकिस्तान के साथ या फिर चीन के साथ में हमारा, इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी बहुत ज्यादा हम आगे निकलने जा रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ के साथ भी इसी चीज को लेकर के बातचीत हो रही थी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की है, हमने बात यह की है कि किस तरह का फुर्तीला और अटैकर है रफाल, लेकिन ये बताएं कि अगर रफाल जैसा जेट फाइटर भारतीय स्क्वाड्रन में शामिल होने जा रहा है तो क्या हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी चीन को बहुत पीछे छोड़ देंगे और पाकिस्तान भी कहीं टिक नहीं पाएगा? जी हां, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। आप इस बात को समझिए कि अभी हमारे पास 5 रफाल आए हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास 5 और रफाल आ जाएंगे, हम 10 रफाल 10 मुट्ठी के समान हो जाएंगे। आप ऐसा विजुलाइज कीजिए कि दुश्मन जब भी अपने रेडार पर हमारे किसी जहाज को देखेगा तो उसको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि शायद ये रफाल है। वो हमारे जहाज का जब दुश्मन ब्लिप अपने रेडार पर देखेगा तो वो ये नहीं सोच सकता, ढिलाई नहीं कर सकता कि ये तो शायद MiG-21 हो, ये तो शायद जगुआर हो। दुश्मन को पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये रफाल हो सकता है। इसलिए उसको अपनी तरफ से एयर डिफेंस मिशन में जहां पर वो 2 जहाज लॉन्च कर रहा था, उसको एडिशनल सेफ्टी लेते हुए उसको 4 जहाज लॉन्च करने पड़ेंगे। तो इसका फर्क कैसे पड़ेगा कि जब उसके 4 जहाज एयर डिफेंस मिशन के लिए लॉन्च हो जाएंगे, उतने ही उसके जहाज हिंदुस्तान पर एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए उस वक्त कम हो जाएंगे। यानी वो हमारी आर्मी पर, हमारे ग्राउंड टारगेट्स पर उतना ही कम अटैक करने के लिए बाध्य हो जाएगा। मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, ये जो स्केल्प मिसाइल है
जिसका की रेंज 300 किलोमीटर है, और एक और वॉरहेड लगाने पर ये क्रूज सेटिंग पर 600 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें रनवे डिनायल एबिलिटी भी है, यानी हमारे दुश्मन के जो रनवे हैं ये उनको डैमेज कर सकता है। इसी तरह से जो हैमर मिसाइल है उसमें मल्टी म्यूनिशन ले जाने की कैपेबिलिटी है। उसका मतलब है कि जरूरत के मुताबिक हैमर मिसाइल में जो वॉरहेड है वो फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, आर्मर पियरेसिंग वॉरहेड, इंसेंडरी वॉरहेड या हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जरूरत पड़ने पर 40 सेंटीमीटर मोटे कंक्रीट को भेद कर ये उसके अंदर जाकर डिले फ्यूज से फटता है तो रनवे की स्लैब को उखाड़ फेंक सकता है। दुश्मन के बंकर के अंदर जितने भी लोग हैं उनको तुरंत भाप में बदल सकता है। ठीक है सर, ठीक है। मेरे ख्याल से ग्रुप कैप्टन ने बहुत अच्छी बात, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने कई इंपॉर्टेंट और बातें बताई हैं राफेल को लेकर के, और राफेल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हम कहां पर खड़े हो जाएंगे इसके बारे में तो बातचीत की है, लेकिन यहां पर एक चीज याद दिलाना बेहद जरूरी है और वो है गोल्डन एरोज। हालांकि हमें हेडलाइन लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि 2 तस्वीरों में सुबह से ही हम ये बता रहे हैं कि जिस स्क्वाड्रन में शामिल होने जा रहा है राफेल, उस स्क्वाड्रन का नाम है गोल्डन एरोज। करगिल का गेम चेंजर गोल्डन एरोज, करगिल का फाइटर गोल्डन एरोज। विंग कमांडर के तौर पर पूर्व इंडियन एयरफोर्स चीफ ने करगिल में गोल्डन एरोज की तरफ से ही बड़े बड़े वार किए थे और बस कुछ ही घंटों में राफेल भारत पहुंच जाएगा। लेकिन 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज राफेल की पहली स्क्वाड्रन होगी। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। गोल्डन एरोज राफेल की पहली स्क्वाड्रन, 2 तस्वीरें। एक तस्वीर में 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज की पहचान है, दूसरी तस्वीर में राफेल शामिल होने पर उसका बैच कैसा होगा इसकी तस्वीर है। 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज भारत की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन में से एक। इसने करगिल युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और जैसा कि मैंने बताया कि बीएस धनोआ ने उस जमाने में विंग कमांडर के तौर पर प्रतिनिधित्व किया था और दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। करगिल युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में ही राफेल की ये पहली स्क्वाड्रन शामिल होने जा रही है। गोल्डन एरोज के बारे में आगे हम बात करेंगे, गोल्डन एरोज के डिजाइन के बारे में बात करेंगे, गोल्डन एरोज बैच डिजाइनर से भी हम बातचीत करेंगे। राफेल और राफेल आने के बाद 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल होने जा रहा है। गोल्डन एरोज का भी अपना बहुत ही गौरवान्वित करने वाला इतिहास है और एयरफोर्स के 17वें स्क्वाड्रन में राफेल की तैनाती की जाएगी और अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में स्थित ये वही स्क्वाड्रन है जिसने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी ठिकानों को ध्वस्त किया था। तब इस स्क्वाड्रन की कमांड पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के हाथ में थी और उस जमाने में स्क्वाड्रन के विंग कमांडर हुआ करते थे बीएस धनोआ। और करगिल की लड़ाई में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान गोल्डन एरो ने विंग कमांडर और पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के नेतृत्व में बहुत शानदार काम किया था। 27 मई 1999 की तारीख भुला नहीं भूलती जब स्क्वाड्रन के लीडर अजय आहूजा मिशन पर थे और तभी एक मिसाइल ने उनके विमान को निशाना बनाया और उसी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से अपना स्टैंड लिया था, उफ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। राफेल ताकत बढ़ाने जा रहा है 17वीं स्क्वाड्रन और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस बैच का मतलब क्या है, गोल्डन एरो का मतलब क्या है। और ये जो सुनहरे रंग की बो और एरो नजर आ रही है ना, तीर और धनुष यानी कमान आपको नजर आ रही है, इसके भी अपने मायने हैं। आशीष शायद बेहतर और टेक्निकली हमें समझा पाएंगे। आशीष, गोल्डन एरो किस तरीके का गर्व करने वाला इतिहास, इस बैच के बारे में बताएं, इस डिजाइन के बारे में बताएं, इस सुनहरे तीर धनुष के बारे में बताएं। बिल्कुल सौरभ, और इस स्पेसिफिकली जो दर्शकों को लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर नए डिज़ाइन जो कि राफेल के साथ में गोल्डन एरोज नंबर 17 स्क्वाड्रन का जो पैचेस डिज़ाइन किए गए हैं उसके जो डिज़ाइनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन दर्शकों को आपने जैसे बताया ये नाम ही काफ़ी है गोल्डन एरोज, और जिस तरह से ये नाम सजेस्ट करता है ये काफ़ी इसका गौरवान्वित इतिहास रहा है, चाहे वो कारगिल हो, उससे पहले हो। और साथ ही साथ मैं दर्शकों को बता दूं कि ये 2016 में इस स्क्वाड्रन को डिसबैंडेड किया गया था क्योंकि उसके पहले जो भी MiG-21 जो चल रहे थे उसे डीकमीशन कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स से, वो पुराने हो गए थे। काफ़ी लंबा इतिहास रहा है और जो आपको दाईं तरफ तस्वीर दिखेगी उसमें चारों फाइटर जेट्स आपको दिखाई देंगे जो कि हंटर, हॉकर, वेम्पायर, ये सारे आपको उसमें दिखेंगे और उसी में एक सबसे ऊपर लास्ट में दिखेगा राफेल।
और अब ये गोल्डन एरोज को पिछले साल मुझे याद है सितंबर में दूसरे हफ्ते में इसे रिसेलेक्ट किया गया था, जब ये तय हो गया था कि गोल्डन एरोज में ही रफाल का फर्स्ट स्क्वाड्रन होगा। और राशिद, इसी बीच हमारे साथ में जो डिजाइनर है गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन के जो नए पैचेस उन्होंने डिजाइन किए हैं वो जुड़ चुके हैं। सौरभ चौरड़िया जो कि ये 3D डिजाइनर है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया है। वो जो 2 गोल्ड सर्कल और एयरक्राफ्ट वाले हैं, अगर वो नए डिजाइन हम टीवी स्क्रीन पर रखें और साथ ही साथ सौरभ से बात करेंगे। यस एग्जैक्टली, ये 2 चीजें उन्होंने डिजाइन की है। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें किस तरह से आपने कब से ये पैचेस बनाने शुरू किए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, थोड़ी सी इसकी क्या कहानी है सौरभ। लास्ट ईयर जब ये बात हुई कि 17 स्क्वाड्रन को वापस रीरेज करेंगे रफाल के साथ, तो उसके बाद मेरे को सितंबर में टास्क मिला था कि आपको रफाल के पैचेस डिजाइन करने हैं। ये मेरे लिए काफी गर्व की बात थी, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए काफी चैलेंजिंग भी था, क्योंकि 17 स्क्वाड्रन है वो काफी पुरानी स्क्वाड्रन है जिसने काफी वॉर्स देखी हैं, उसके काफी वेटरन्स हैं। तो मेरे को डिजाइन बनाने थे और मेरे को डिजाइन में उनकी पुरानी सैनिटी भी मेंटेन करनी थी, एंड एट द सेम टाइम उनका जो नया एयरक्राफ्ट है जो कि रफेल, जो कि काफी लीथल है, वो भी मेरे को शो करना था उसमें। तो मैंने तकरीबन 1 हफ्ते लगाए, मैंने काफी ऑप्शंस बनाए, फिर उसमें छांटे गए कि कौन सा चलेगा, जिसमें से 2 छांटे गए। उसमें से एक सर्कल है और एक एयरक्राफ्ट की शेप में है, जिसको एयरफोर्स के टर्म में मोस्टली सिलुएट बोलते हैं। ओके सौरभ, ये काफी फैसिनेटिंग होता है एक आम आदमी के लिए, और मैं भी इसे काफी कलेक्ट करता हूँ अलग अलग स्क्वाड्रंस के, अलग अलग फाइटर जेट के। इस पैचेस के बारे में बता सके कि इसका क्यों पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बता सके कि इसका पर्पस क्या होता है। अच्छा, पैचेस एक्चुअली इनफॉर्मल वे है अपनी प्राइड एंड अपने वेलरेट दिखाने का। इसमें मोस्टली होते हैं कि या तो आपके स्क्वाड्रन का नंबर होता है, या तो आप जो कौन सा जहाज फ्लाई करते हो वो होता है। ये सिर्फ पायलट से नहीं पहनते हैं, ये ग्राउंड क्रू मेंबर भी पहनते हैं ये पैच। तो ये पैचेस काफी पहले टाइम से चलते आए, ये विश्व युद्ध से चलते आए हैं। इसमें दिखाते कि आपका यूनिट क्या है या आप कौन सा एयरक्राफ्ट जहाज फ्लाई कर रहे हो, वो ये सब होता है। बेसिकली इसमें आपको मोराल बूस्ट करते हैं, बेसिकली इसको एक इनफॉर्मल प्राइड माना जाता है एयरफोर्स में जी। ये काफी ट्रेंड में है, ये हर एक मतलब वर्ल्ड वाइड एयरफोर्स में पैचेस काफी ट्रेंड में रहते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि सौरभ बता रहे थे, पायलट्स और ग्राउंड क्रू ने यहाँ पर यूनिफॉर्म में यहाँ पर पहनते हैं, साथ ही साथ अलग अलग ठिकानों पर ये एक कनेक्ट होता है आपके स्क्वाड्रन से, आपके फाइटर जेट से। एक लास्ट क्वेश्चन सौरभ आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप इन बैचेस को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके कि इसमें स्पेशल क्या है, उसमें काफी कुछ हमें दिख रहा है कि एक पर्पज के साथ में आपने डिजाइन किया है, बनाया है, उसके बारे में अगर बता सके तो। तो इस बैच में खास ये है कि मैंने इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें मेरे को उनकी पुरानी सैनिटी भी मेंटेन करनी थी, तो आप देख सकते हो कि मैंने उसमें उनका गोल्डन एरोस का लोगो यूज किया है, जो कि एक वो है, एरो है, एंड उसके ऊपर एक हिमालयन ईगल है। आप ये देख सकते हो वो सर्कल वाले में जो बो एंड एरो है वो गोल्डन कलर में है, और उसके ऊपर जो हिमालयन ईगल है वो भी गोल्डन कलर में है, एंड उसके पीछे है हमारा जो रफाल एयरक्राफ्ट। उसमें आप दो सर्कल देख सकते हो जो कि ट्राई कलर है, उनको राउंडर बोला जाता है, और हर कंट्री के एक एयरक्राफ्ट में वैसा होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन कि ये कौन से कंट्री का जहाज है। एंड एट द सेम टाइम मैंने नीचे उनका मोटो भी लिखा है, ऊपर मैंने उनका नाम भी लिखा है, एंड मैंने इसको थोड़ा ट्राई कलर टच भी दिया है। तो बेसिकली मैंने काफी बैलेंस वर्क किया है इसमें कि मेरे को उनको पुराना भी दिखाना था एंड एट द सेम टाइम उनका मॉडर्न टच भी दिखा था उसको। एंड दूसरा जो है वो है एयरक्राफ्ट की शेप में, जो कि आप देख सकते हो, उसके ऊपर उनका लोगो सुपर इम्पोस्ट किया हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। काफ़ी एक्साइटिंग होता है राशिद, ये मैं खुद काफ़ी इस तरह के पैचेस जमा करता हूँ, एयरक्राफ्ट मॉडल्स। अगर आपको इस पर एक दो अगर मिल जाए तो आप इसे अपने घर के शोरूम में रखना चाहेंगे। और मैं अब जो फाइटर पायलट्स होते हैं, ग्राउंड क्रू होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन और कनेक्ट होता है उनका। देखिए, ये फॉर्मल यूनिफॉर्म का हिस्सा तो नहीं होता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट मिलता है, चाहे वो ग्राउंड क्रू हो, पायलट हो, दोनों से, स्क्वाड्रन से भी, जेट से भी। मुझे ऑन एयर एक प्रॉमिस तो मिल गया है
कि मुझे इस तरह का एक मॉडल मिलने जा रहा है जिसे मैं अपने ड्राइंग रूम में और वाकई में बहुत ही ज्यादा गर्व के साथ में रखूंगा। थैंक्स सो मच इस प्रॉमिस के लिए। कम से कम आशीष, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप बोलें जो भी बात कहना आप चाहते हैं गोल्डन एरोज के बारे में, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा, ये जो फाइटर पायलट्स की तैयारी होती है ना, इन तैयारियों के बारे में बताएं आप, क्योंकि एक फाइटर जेट को उड़ाना, उसके बाद दूसरे को, सेकंड के बाद थर्ड, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। इस टास्क के बारे में बताएं। ट्रेनिंग किस तरीके की होती है, ट्रेनिंग के दौरान कितनी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हवा का दबाव होता है, हवा के दबाव के विरुद्ध जाकर के अपने आप को सुरक्षित रखना, दुश्मन पर वार करना, ये जो ट्रेनिंग होती है कितनी ज्यादा कड़ी होती है, कितनी ज्यादा टफ होती है, बताएं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। थैंक यू। मैं अब सबसे पहले वो कारगिल वाली बात बताना चाहूंगा। 17 स्क्वाड्रन की एयर चीफ मार्शल धनोआ जो विंग कमांडर थे, उस टाइम रिक्वायरमेंट आई नाइट बॉम्बिंग की कारगिल डीप वैली के अंदर, और मिग 21 को कहा गया। किसी ने बिलीव नहीं किया कि मिग 21 एक नाइट में लो लेवल अटैक करके कर सकता है। विंग कमांडर धनोआ ने वॉलंटियर किया कि मैं लीड करूंगा, और उन्होंने अपने जो फॉर्मेशन थी लो लेवल बॉम्बिंग में, रात को 150 फीट के ऊपर वो वैली के अंदर बॉम्बिंग करने जाते थे। ये जो उन्होंने उदाहरण दिया है, ये अपने आप में एयरफोर्स की हिस्ट्री में गया है। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब आप पूछ रहे हैं फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग। देखिए, फाइटर पायलट जो होता है वो बनाया जाता है, वो मेंटली पहले होता है। अगर मेंटली आदमी फाइटर पायलट बनना चाहता है तब बनता है, वैसे नहीं, क्योंकि उसका मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं फाइटर फ्लाइंग करूंगा या हेलीकॉप्टर फ्लाइंग करूंगा या ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग करूंगा। उस मेंटालिटी को लेकर इंस्ट्रक्टर जब देखते हैं कि इसका उस एरिया में ही इज फिट फॉर इट, तो उसको थर्ड स्टेज ऑफ ट्रेनिंग में फाइटर स्ट्रीम में डाल देते हैं। वहां से वो अपना बेसिक फ्लाइंग के बाद, बेसिक जेट फ्लाइंग के बाद जब वो ऑपरेशनल यूनिट में जाते हैं, ऑपरेशन ट्रेनिंग यूनिट में, तो उन्हें बेसिक टैक्टिक्स सिखाई जाती है। फॉर्मेशन टेक ऑफ्स, लो लेवल फॉर्मेशन फ्लाइंग, फायर रेंज, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग, डीप ग्लाइड बॉम्बिंग, लो लेवल बॉम्बिंग, सारी रॉकेट अटैक, ये सारी, और सबसे ज्यादा तो वो एयर कॉम्बैट पे, जिसको डॉग फाइट आप कहते हैं, उसकी बहुत ट्रेनिंग की है। इसके लिए सारे फाइटर पायलट्स को एरोबैटिक्स में खास जिसको कहते हैं वो बड़ा हासिल होनी होती है। वो जो एरो में कंफर्टेबल फील करते हैं वो फाइटर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फाइटर की सारी एरोबैटिक्स की होती हैं। फिर जब इसमें वहां से अपने ऑपरेशन स्क्वाड्रन पे जाते हैं, कोई मिग में जाएगा, कोई मिराज में जाएगा, तो उसको फिर ऑपरेशनल कन्वर्जन होता है। उनके ट्रेनर एयरक्राफ्ट से, जैसे रफाल का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, नए पायलट को ट्रेनर एयरक्राफ्ट में पहले दिखाया जाता है। उससे पहले उसका एमसीएफ होता है। वो पूरी एमसीएफ मतलब ग्राउंड ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है, सारी पायलट्स नोट्स वगैरह याद करके, और पायलट्स नोट्स का मतलब है आंख बंद करके वो कॉकपिट में सारे प्रोसीजर्स करते हैं। ठीक है, उसको ब्लाइंड फ्लो चेक में 100% मार्क्स देने पड़ते हैं। ठीक है, तब वो कॉकपिट में स्टार्ट मुझे चूंकि पैनल में हमारे साथ कमोडोर जीजे सिंह भी हैं, हालांकि फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिशियल हैं, ऑफिसर हैं। कमोडोर जीजे सिंह, चूंकि एक ऐसे वक्त में हम जबकि इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने 1999 करगिल युद्ध के दौरान देखा था कि इंटीग्रेशन की वजह से ही हमने करगिल की लड़ाई इस बेहतरीन तरीके से जीती थी। और एक ऐसे वक्त में जबकि भारत में सीडीएस की फॉर्मेशन हो गई है, जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस हैं, तो इंटीग्रेशन के लिहाज से अगर राफेल आ रहा है तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिहाज से ये ताकत कितनी बढ़ने जा रही है? देखिए, जो भी लड़ाई लड़ी जाती है, आपने ठीक कहा, इंटीग्रेशन होती है तीन फोर्सेस की, उसके अंदर नेवी का एक बहुत साइलेंट पार्ट होता है। बहुत ही साइलेंस के अंदर काम करती है नेवी, क्योंकि अगर हम चाइना और पाकिस्तान को देखें तो अभी उनकी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उनकी प्रेजेंस जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर है, और साथ में आप अरेबियन सी को देखें, हमारा जो वेस्टर्न बोर्ड है और ईस्टर्न सी बोर्ड बे ऑफ बंगाल है, उसको हम इफेक्टिवली जिसे कहते हैं बड़ी मजबूती के साथ उसके ऊपर नजर रखने के लिए हमने ये जो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने
पेनिनसुला इंडिया के अंदर, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर हमने तंजौर जगह है जो कि त्रिशनापल्ली के पास बहुत नजदीक है, बेंगलोर के साउथ में आती है। उसके अंदर हमारा एक एयरफोर्स का सुखाइज 30 MKI का एक स्क्वाड्रन रख दिया है, 222 स्क्वाड्रन। उसको इसलिए रखा है जो शरारत चाइना कर रहा है, जितनी तरह वो अपने जो शिप्स है, सबमरीन्स हैं, पेट्रोल के बहाने वो भेजता है गल्फ ऑफ एडन की तरफ और कहता है कि हम अपने एंटी पायरेट पेट्रोलिंग के लिए आए हैं, तो हमने वो स्क्वाड्रन रखा है वहां पे उसके ऊपर नजर रखने के लिए। जबकि नेवी जो है वो गोवा से पोसाइडन जो एक लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है उसके साथ गोवा से, और हमारे पास कोचीन के अंदर भी हैं और जामनगर से एयरफोर्स है। और अगर हम ये चीजें अपना वेस्टर्न कोस्ट देखें और साथ में विशाखापट्टनम तो है उसको देखें जो हमारा बहुत बड़ा नेवल बेस है, ठीक है। तो ये जो तंजौर बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, तो अगर हम वहां पे राफेल रख देते हैं, जितनी इसकी रेंज है, ये तो तीनों जगहों के ऊपर, बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी हो या इंडियन ओशन हो, उसी रीजन के अंदर ठीक है, बहुत effective। हालांकि कमोडोर जीजे सिंह आपने ये कहा कि इंडियन एयरफोर्स या फिर आर्मी के मुकाबले काफी शांत तरीके से नेवी का रोल होता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि नेवी का रोल ऑपरेशन तलवार के तौर पर करगिल युद्ध में भी बहुत बड़ा रहा था। और कहते ही हैं कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार का इंटीग्रेशन था, जिसने पाकिस्तान को उसकी हैसियत, उसकी औकात 1999 में 21 साल पहले दिखा दी थी। यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि राफेल को लेकर के देश का सबसे बड़ा पैनल मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। वो पैनल जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, वो पैनल जिसमें फाइटर जेट हैं, वो पैनल जिसमें विंग कमांडर हैं, वो पैनल जिसमें कमोडोर हैं, वो पैनल जिसमें ग्रुप कैप्टन है। हम दोबारा लौट करके आएंगे। राफेल का इंतजार है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम काउंटडाउन चला रहे हैं, 2 घंटा 17 मिनट 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 घंटा 16 मिनट 59 सेकेंड। इंतजार के स्वागत के लिए अंबाला पूरी तरह से तैयार है। राफेल के दीदार के लिए लोगों में उत्साह है। स्वागत में जगह जगह लगाए गए हैं पोस्टर, बैनर, तस्वीरें देखिए। फ्रांस से आ रहा है राफेल, यूएई के अल्डाफ्रा एयरबेस पर है। दोपहर 1 बजे तक अंबाला पहुंचेंगे राफेल, और उससे पहले पूरे अंबाला में एयरबेस के आसपास का जो गांव है, इन 4 गांव में मुनादी की गई है और ये कहा गया है कि कोई भी अपने घर की छत पर जाकर राफेल का वीडियो न बनाए, फोटो न खींचे, नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मुनादी करते हुए अंबाला पुलिस ने किस तरह से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और लोगों को क्यों ये कहा गया है कि छत पर न जाएं, छत पर जाकर के वीडियोग्राफी ना करें, देखिए।